नमस्कार। बिहार स्वाभिमान की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आप कह सकते हैं कि यह दिन आज खास इसलिए भी है कि जेपी के उस संपूर्ण क्रांति का आज वो दिन है। 1974 में आज के ही दिन 5 जून को जेपी ने बिहार से लेकर पूरे भारत को बदलने और एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसमें समाज समाज की दिशा, देश की दशा, व्यवस्था, सारी चीजों को चुनौती देते हुए जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान पटना के उस गांधी मैदान से किया था। और हम लोग कह सकते हैं कि गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश को एक नया दिशा और जो दशा की बात आप कहने से जेपी ने जो शुरुआत की थी 74 में, उसका राजनीतिक रूप से तो इम्पैक्ट हुआ, लेकिन क्या बिहार में उस जेपी के उस मूवमेंट को, जो बिहार ने एक रास्ता दिखाया था संपूर्ण क्रांति का, क्या बिहार सबसे ज्यादा उसका विक्टिम हुआ? इन्हीं सवालों को लेके जो हमारे सबसे गेस्ट जो हैं डॉक्टर अजीत कुमार झा हैं, हमारे साथ बासिंद्र मिश्रा जी हैं, दोनों भारत के जाने माने पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिहार के उस दौर को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से दौर के देखते हुए लिखा है, समझा है, परखा है। इसके साथ हमारे साथ और भी दिग्गज मेहमान होंगे। हमारे साथ दिग्गज मेहमान में डॉक्टर एन.के. वैद्या होंगे, समाजशास्त्री है, दिल्ली में वैद्या आईसीएस के नाम से उनका इंस्टीट्यूट मशहूर है। सैकड़ों उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट से बिहार जैसे बच्चों को वहां से शिक्षित किया है, आईएएस बनाया है। इसके साथ हमारे साथ में अवध सिन्हा जी भी होंगे, जेपी के मूवमेंट को आगे चलाने के लिए आज भी निरंतर प्रयासरत है। उनका वो हमारे साथ राव साहब होंगे। राव साहब भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार से ही उनका वो जर्नलिज्म शुरू हुआ है, आजकल लखनऊ में है। ये सारे जो महान हस्ती है उस दौर के पत्रकारिता को देखा है, जेपी के उस मूवमेंट को देखा है, आज हमारे साथ में है इस चर्चा में। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है इस चर्चा के साथ में ही कि संपूर्ण क्रांति के बिहार में आज जब एक दुखद खबर हम बिहार से देखते हैं कि समस्तीपुर से एक गरीब परिवार के 5-6 सदस्य आत्महत्या कर लेते हैं। दुखद बात तो ये है कि शायद वो जात से ब्राह्मण है, लेकिन इतने गरीब हैं और आर्थिक रूप से इतने तंगी हालत में थे, जैसे मीडिया की खबर आ रही है कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और उस बिहार में, जेपी के उस बिहार में, जिन्होंने जाति तोड़ो का नारा दिया था, जिन्होंने जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा दिया था, उस बिहार में एक गरीब ब्राह्मण परिवार की को सारे परिवार आत्महत्या सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण कर लेता है। और यह क्रूएल समाज, यह क्रूएल राजनीतिक नेतृत्व आज भी उस जाति के गन्ना में लगा हुआ है, इस बात से कि शायद इस जाति को लेके कोई समाज का एक तबका तो बहुत फायदा नहीं ले रहा है। मैं जो भी हो रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूं कि घिनौना चेहरा जो बिहार को लेके है, उस संपूर्ण क्रांति के उस, हम कह सकते हैं उस मानस पुत्रों ने बिहार को 32-35 साल से जो रौंदा है, उस बिहार के संपूर्ण क्रांति में एक तस्वीर वो भी है जो हमें आज समस्तीपुर से देखने को मिलता है। क्या है ये बिहार का सच? हम अभी उस पर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत खबर अभी अपुष्ट है या बहुत कुछ एक तरीके से सामने में नहीं आ रही है कि उसके रीजन क्या है। लेकिन दुखद पहलू तो ये है कि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे गरीब लोग हैं जो किसी भी जात से आते हो, उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इस सामाजिक न्याय के बदले जो एक गठबंधन है राजनीति का सत्ता हड़पने का, कम से कम जेपी के इस मूवमेंट को कलंकित नहीं करना चाहिए। मैं सीधे अजीत जी आपके पास आता हूं। आपने बिहार की इस पूरी सियासत को आपने करीब से देखा है, सत्ता की इस बेईमानी को और संपूर्ण क्रांति की इस छलावा को आप किस रूप में देखते हैं अजीत जी? थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म में एसेस करते हैं कि जेपी का क्या विजन था और आज बिहार में क्या हो रहा है। यदि एक दोनों देखा जाए, दोनों प्लसेस और माइनसेस, तो दो प्लसेस के साथ शुरू करते हैं। हालांकि जर्नलिज्म में हमेशा हम नेगेटिव न्यूज से शुरू करते हैं, बट मैं पहले दो प्लसेस से स्टार्ट करना चाहता हूं। एक कि समाज का जो ढांचा था, जो स्ट्रक्चरल रियलिटी था टू सम एक्सटेंट, वो प्री जेपी आंदोलन और पोस्ट जेपी आंदोलन में एक बहुत बड़ा चेंज आया। और ये था कि वो सो कॉल्ड ओबीसी एम्पावरमेंट या दलित एम्पावरमेंट जो पहले उस तरह नहीं था बिहार में, 75 के पहले, 74 के पहले, वो एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उसको मैं एक प्लस मानता हूं, नंबर 1। और नंबर 2, 74 के पहले कांग्रेस का जो एक डोमिनेंस था बिहार पे, वो जो है आज नहीं है बिहार में। ये दो जो है चेंजेस, और उसे कुछ लोग कहेंगे
वो नेसेसरली प्लस नहीं है, बट ये है कि एक सत्ता का जो है सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर बदला पॉलिटिकली। तो ये दो जो है बहुत बड़ा चेंजेस आया जेपी आंदोलन के बाद। बट उसके बाद जो है कोई खास अचीवमेंट नहीं रहा, और जेपी का जो विजन था कि टोटल रेवोल्यूशन का, पूरा सामाजिक क्रांति का, वो जो है वो एक तरह से एक बड़ा वेल नोन फ्रेज है, यूरोप में यूज किया जाता है कि द चिल्ड्रन ऑफ द रेवोल्यूशन ईट अप देयर ओन रेवोल्यूशन। तो वो बिहार में जो है काफी हुआ कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो जो है क्रांति का जो एम्बिशन था, क्रांति का जो विजन था, उसी को वो खा गए। और उसका ये कारण था कि जेपी जो थे आइडियोलॉजिकली कमिटेड थे। जब स्टूडेंट थे अमेरिका में, कैलिफोर्निया में थे शुरू में, बाद में ओहायो में, बीच में कुछ और स्टेट्स में थे, मिडवेस्ट में। उस जमाने में जेपी काफी कमिटेड मार्क्सिस्ट थे। और बाद में जब इंडिया आए तो गांधी से इन्फ्लुएंस हुए, उसके बाद सोशलिस्ट बने। तो उनके साथ था कि वो आइडियोलॉजिकली बड़े कमिटेड थे टू द ट्रांसफॉर्मेशन, बट साथ ही साथ जेपी बड़े टॉलरेंट थे। वो डिफरेंट ओपिनियंस को एक तरह से अपने साथ समावेश कर लेते थे। आपको यदि याद होगा कि ड्यूरिंग जेपी मूवमेंट उस समय एक तरफ जनसंघ जो है वो भी जेपी आंदोलन में जेपी के साथ था, और उधर सीपीएम जो है वो भी सपोर्ट करता था। चरण सिंह भी साथ थे, जगजीवन राम भी साथ थे, जितने एंटी कांग्रेस फोर्सेस थे चरण सिंह भी साथ थे। वो सब मिलके भारतीय क्रांति दल का टिकट लेकर और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये जो जेपी का था कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, और साथ ही साथ इंक्लूसिव सारे फोर्सेस को, राइट लेफ्ट को एक साथ लाके और इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा किया। डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकल एक मिनट डॉक्टर साहब, सर, हाँ, प्रैक्टिकल इतने थे कि सबको एक सिंबल पे लाए, जो कि उसके बाद कभी नहीं हुआ भारत में, कभी नहीं हुआ भारत में। हाँ, तो आज जो है, आज जो ग्रुप्स है, जो सारे लोग जेपी को ही एक तरह से गुरु मानते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू जी हो, चाहे मान लीजिए कुछ और फोर्सेस हो, बीजेपी के भी कुछ लीडर है जैसे सुशील मोदी वगैरह, वो भी जेपी आंदोलन में ही आए, रविशंकर प्रसाद, बट वो सारे डिवाइडेड हैं। वो जो है उनमें वो इंक्लूसिवनेस नहीं है जो जेपी में था। वो डॉक्टर साहब, हम अजीत जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। डिवाइडेड भले ही हो, लेकिन सारे डिवाइडेड लोग बिहार की सत्ता को मजबूती से पकड़े हुए हैं, और वो सत्ता को ऐसे पकड़े हुए हैं कि जेपी के मूवमेंट के जो ये सारे उनके मानस पुत्र हैं सो कॉल्ड, उसके बाद नई पीढ़ी आया ही नहीं उस दौर में। अभय सिन्हा जी बहुत करीब से जानते हैं, अभय सिन्हा जी उस दौर को भी देखा है, और आज भी जेपी के उस मूवमेंट को, जेपी के उन विचारों को, जेपी के फिलोसफी को, दर्शन को बिहार में फैलाने की कोशिश करते हैं। और अभय जी बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, और बिहार में दूसरे जगह में भी जेपी को लेके अपना कुछ न कुछ सेमिनार किस तरह से कुछ करते रहते हैं कि जेपी को लोग नई पीढ़ी को भी लेके जाने। अभय जी, आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सीधे आपके पास आया हूँ। जो जेपी जो कह रहे थे कि आग तो तुम्हारे कुर्सियों के नीचे सुलग रही है, ये 74 के बाद तो आग किसी की कुर्सियों के नीचे नहीं सुलगी। लालू का भी दौर गया, नीतीश का भी दौर चल रहा है, और उस जेपी की जितनी बेइज्जती इस दोनों दौर में हुई है, शायद उससे पहले इंदिरा जी भी नहीं सोचा होगा। आप क्या मानते हैं अभय जी? बिल्कुल विनोद जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और 1974 के संपूर्ण क्रांति के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि पूरे देश में क्रांति की लहर ला दी। लेकिन सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि उन्हीं के आंदोलन के लोगों ने उन्हें मैंने इस कदर बौना कर दिया, और उनके जो आदर्श थे, उनके आइडियोलॉजी को इस तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। चाहे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं सुन रहा था डॉक्टर अजीत कुमार झा जी। सबसे पहले सबको मेरा सादर नमस्कार। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है, उन्हीं के दल के बनाए, उन्हीं के जो आंदोलन के जो लोग थे, उनके आदर्श को, उनके आइडियोलॉजी को, आंदोलन की धारा को नष्ट करने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही कहा, चाहे वो लालू
जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान जी हो या शरद यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, तमाम जितने देश के नेता देखते हैं वो सारे जेपी आंदोलन के आंच से तप कर निकले हैं। लेकिन उनकी जो बुनियादी जो सोच थी, जो संपूर्ण क्रांति की बुनियादी सोच को किसी ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। दुखद स्थिति ये है कि जो संपूर्ण क्रांति की जो उन्होंने बात की थी, जिनमें 7 क्रांतियां शामिल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, नैतिक क्रांति की बात उन्होंने की, आज कहीं नहीं दिखता है। सही अर्थ में जयप्रकाश जी ने जो मूल धारा दी थी, उनके पीछे उनकी बहुत सोच, व्यापकता की सोच थी। उन्होंने संपूर्ण क्रांति को सतत क्रांति कहा था और लोहिया की सप्त क्रांति को उन्होंने संपूर्ण क्रांति की परिभाषा दी। लेकिन दुख इस बात का है कि जेपी के साथ सभी लोगों ने छल किया। यहाँ तक कि आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सबको ज्ञात है, जिस समय आंदोलन चल रहा था उसमें सारे दल शामिल थे, चाहे वो संगठन कांग्रेस हो, लोकदल हो, सोशलिस्ट पार्टी हो या जनसंघ हो, तमाम लोगों की पार्टियां। ये ऐसा जयप्रकाश जी का एक प्रभाव था कि 1974 का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में जो उस समय बात हुई थी, यहाँ तक कि जनसंघ ने अपना विलय कर दिया था। बाद में उनके निधन के बाद फिर नई पार्टी बनी जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से विख्यात हुई, और उसके 2 सांसद हुए। कभी अटल जी ने कहा था कि क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट किया पावन, मंजिल भूले यात्रा दी। फिर जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे और चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। लेकिन कहाँ गया वो? और दुखद स्थिति आज ये है कि आज भाजपा का सत्ता में सारे लोग हैं, वही आंदोलन के लोग हैं, लेकिन कोई जेपी को याद नहीं करता। जेपी के जो सपना था भारत नया भारत बनाने का, उनकी जो बुनियादी अबे जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नेटवर्क का थोड़ा सा आपके पास है थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन मैं एक बार इंट्रोडक्शन में अपने सारे मेहमानों को, जो सारे मेहमान हैं उनके साथ में एक बार परिचय के रूप में ले लूं। उसके बाद हम इस चर्चा को अभी जारी रखेंगे, आपके साथ भी हम बात करते रहेंगे। मैं वासिन जी के पास में आता हूँ। वासिन जी, आपने इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा, उस समय में आप रिपोर्टिंग भी करते रहे थे, और बिहार में भी आपने उस समय में एक अखबार से आपका सरोकार था शायद, या हो सकता है कि आप उस समय में नहीं आए थे मेन स्ट्रीम में, मुझे एग्जैक्ट नहीं वो पता है। लेकिन वो जो क्रांति 1974 की थी, उसको तो हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा एहसास तो किया है। तो जेपी के उस मूवमेंट के, जो आप कह सकते हैं कि उस आंदोलन के जो अगर 2 कैरेक्टर आप देखें जो सामने में आया हिंदुस्तान में, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर को नेतृत्व मिला, और देश में केंद्र में मोरारजी देसाई को मिला नेतृत्व। और दोनों अपने आप में ईमानदारी के रूप में आप कहें तो वो एक देश के रूप में, एक आदर्श के रूप में सामने में रखते हैं। कर्पूरी ठाकुर को तो बिहार में मुझे नहीं लगता कि उसके पैरेलल में उसके बाद दूसरा कोई नेता भी हुआ वासिन जी। मोरारजी के भाई के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन उस कर्पूरी को, जिसने जेपी के जननायक के उस आंदोलन की जो सबसे पहली बारिश एक सत्ता को संभाली, वो कर्पूरी ठाकुर थे। और उसके बाद का जो आप सीक्वेंस देखते हैं बिहार को, तो जो अभय जी कह रहे हैं कि क्या बिहार के साथ सबसे बड़ा छल हुआ, तो आपको नहीं लगता है कि जेपी सिर्फ मुखौटा ही बिहार में साबित हुए, और ये सारे राजनीतिक जो धुरंधर लोग थे, उन्होंने सिर्फ जेपी का मुखौटे का इस्तेमाल किया और सत्ता में सिर्फ जेपी का नाम लेके, और उसके बाद 32-35 साल से लेके अपना वो सत्ता के समीकरण को अपने जाति के समीकरण में बदल लिया। वासिम जी। विनोद जी, सबसे पहले तो मेरी व्यक्तिगत तौर पर संवेदना है उस ब्राह्मण परिवार के प्रति जो कि बिहार के समस्तीपुर में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसकी जानकारी आपने इस परिचर्चा के शुरुआत में दी थी। और मैं आपकी उन भावनाओं से खुद को संबद्ध करते हुए, मेरा ये कन्विक्शन रहा है कि राजनीति के चलते जाति विशेष के लोगों के साथ अगर किसी तरह की कोई नाइंसाफी होती है, आपराधिक वारदातें होती हैं, तो उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने में भी बाकी राजनीतिक दल परहेज करते हैं या हिला हवाली करते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ जहां वोट के रूप में देखा जाता है बाकी जातियों को, और उस बिरादरी के साथ अगर किसी तरह का कोई नाइंसाफी, कोई बदसलूकी होती है, तो नेताओं की प्रतिक्रिया देने की होड़ लग जाती है। और मीडिया में भी
बड़े बड़े डिबेट ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं और हेडलाइंस बन जाता है। तो मेरी व्यक्तिगत तौर पर पूरी संवेदना है उस ब्राह्मण परिवार के प्रति जिसके साथ की इतनी दुखद घटना हुई है। अब हम चर्चा करेंगे संपूर्ण क्रांति को लेके। मेरा थोड़ा सा मानना है कि अगर हम संपूर्ण क्रांति पर बात करना चाहते हैं और जेपी पर बात करना चाहते हैं तो जेपी को और जेपी की संपूर्ण क्रांति को सिर्फ किसी भौगोलिक बाउंड्री में बांध के नहीं देखा जा सकता। अगर हम इतिहास में जाएं थोड़ा सा संपूर्ण क्रांति के, अजीत जी और बाकी हमारे जो विद्वान साथी हैं वो सहमत होंगे कि संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, नाम भले ही वो नहीं था, वो गुजरात से ही हुई थी। और गुजरात का जो छात्र आंदोलन था वो इतना प्रभावी रहा कि वहां की जो कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री जो थे, उनको त्याग पत्र देना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे वह जन आंदोलन का रूप लिया और उसको बिहार की जनता ने, बिहार के नौजवानों ने लीड किया और उसके बाद जेपी को उस पूरे आंदोलन की कमान सौंपी गई। अभी अभयानंद जी बता रहे थे कि जब जेपी से पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति के क्या सूत्र हैं तो उन्होंने कहा डॉक्टर लोहिया की जो सप्त क्रांति है वही संपूर्ण क्रांति का आधार है। हम सब जानते हैं कि कोई भी आंदोलन चाहे सामाजिक हो या राजनैतिक हो, कामयाब तभी होता है जब उसके पीछे कोई वैचारिक ठोस आधार होता है, वैचारिक रोड मैप होता है, वैचारिक कार्यक्रम होते हैं। जेपी ने इसीलिए डॉक्टर लोहिया के उस संपूर्ण क्रांति के सप्त क्रांति का जो विचार था उसको संपूर्ण क्रांति का आधार बनाया। और जेपी जानते थे कि उस समय देश की जो हालात थी वो बेहद इस बात के लिए तैयार थी कि किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रही। हम सब जानते हैं कि उस समय कांग्रेस की सरकार को लेकर पूरे देश में नाराजगी थी। जिस तरीके से केंद्र की सरकार राज्यों के चुने हुए मुख्यमंत्रियों और सरकारों को ताश के पत्तों की तरह बदल रही थी, जिस तरह से हम कहें कि अधिनायकवादी सोच धीरे धीरे पूरे गवर्नेंस और गवर्नमेंट में हावी होता दिखाई दे रहा था, उसका नतीजा था कि देश की जनता धीरे धीरे उब चुकी। महंगाई, बेरोजगारी, लालच सब मौजूद था किसी भी सामाजिक बदलाव के लिए उर्वरक का काम करने के लिए। और इसलिए जब जयप्रकाश नारायण ने बिहार के नौजवानों की मदद से और बिहार की जनता की मदद से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो जयप्रकाश जी के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। मैं एक छोटा सा इसमें अपनी बातों के समर्थन में हम आपको एक छोटी सी घटना आपको जोड़ना चाहते हैं। अभी कुछ साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी शरद यादव जी से। शरद यादव जी तब एमपी थे, उनका मकान भी खाली नहीं हुआ था और लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद थी। जो आज की तारीख में जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, सब लोग शरद जी को भी अपना एक आशा की किरण की तरह देख रहे थे कि वे कोई एक ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। मैंने शरद जी से पूछा कि शरद जी, आज के जितने राजनीतिक दल हैं जो सो कॉल्ड अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि सब कहीं ना कहीं सत्ता के साथ अलायंस करके चल रहे हैं। और ये जो अलायंस है सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज का, उसके पीछे उनका अपना राजनीतिक हम कहें कि और आर्थिक दुष्कर्म है जो कि उनको डरने के लिए मजबूर कर रहा है सत्ता से। जिस तरह से इंदिरा जी के डर के मारे उनके दल के और दूसरे दल के लोग आवाज नहीं उठा पाते थे, और उस समय भी ये चर्चा थी कि इंदिरा जी सबकी फाइल रखती हैं। शायद आज की स्थिति भी वही है कि पूरा का पूरा विपक्ष हम कहें तो घुटने टेके हुए है सत्तारूढ़ दल के सामने और सत्ता के सामने, और उसका परिणाम ही है कि जनता की आवाज कहीं खो गई है। तो आप प्रयास कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव बनाने का, ये अल्टरनेटिव कैसे बनेगा जब जो राजनीतिक दल है वही घुटने टेक के दिखाई दे रहा है। शरद जी का कहना था कि देखो, देश में जब कभी भी अल्टरनेटिव बना है तो नेताओं ने नहीं बनाया है, देश की जनता ने बनाया है। और देश की जनता जब मन बना लेती है किसी भी सरकार या नेता के विरुद्ध कोई विकल्प तैयार करने के लिए, तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं एक मंच पर आने के लिए।
तो आज के जो हालात हैं, अगर बिहार की हम चर्चा करें और जिसकी बात की जा रही है, हम सब चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जो जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, उन्होंने जेपी के मूल्यों को तिलांजलि दे दी, जेपी के दर्शन को भूल गए और जात की राजनीति में उलझ गए हैं। आखिर इन लोगों को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कहां से मिल रहा है? इन लोगों को ऑक्सीजन वहीं से मिल रहा है जो लोग कि खुद अपना मूल वैचारिक प्रतिबद्धता छोड़ के और सत्ता की दौड़ में, सत्ता की राजनीति में कूद पड़े हैं। और जब आप विचारधारा की राजनीति छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझ जाते हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द उसी तरह के लोगों का जमावड़ा तैयार करते हैं, उसी तरह के लोगों का अलायंस तैयार करते हैं, जो कि आपके गैर वैचारिक, गैर दार्शनिक, गैर गरीब जो नीतियां हैं, उनका विरोध करने का साहस न जुटा पाए। तो मुझे तो लग रहा है कि आज जो कुछ बिहार में दिखाई दे रहा है, उसमें लगभग सब शामिल, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। जो सत्ता में शामिल हैं वही भी, जो विपक्ष में है वही भी, और जो अलायंस करके सत्ता में का सुख भोग रहे हैं वे भी। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ जिम्मेदार है जेपी के मूल्यों को दरकिनार करने के लिए, मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं होगा और ये न्यायपूर्ण विश्लेषण भी नहीं होगा। आज नीतीश कुमार 500 करोड़ रुपया लगा के जातीय जनगणना करने का फैसला कर चुके हैं। और दूसरी तरफ बिहार की बदहाली ये है कि आज ही आपने बताया कि समस्तीपुर का एक ब्राह्मण परिवार आर्थिक तंगी के करते आत्महत्या कर लिया। क्या नीतीश जी को नहीं मालूम है कि हर साल जो गंडक नदी में बाढ़ आती है, जो कोसी नदी में बाढ़ आती है, उससे कितने हजार परिवार प्रभावित होते हैं? 500 करोड़ रुपया लगा के जातीय जनगणना करके क्या हासिल करना चाहते हैं? 2011 के सेंसस में भी कुछ आंकड़े आए थे, लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार और डिमांड हुआ था कि उन सभी आंकड़ों को पब्लिक किया जाए, तो उस समय के जो मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने मना कर दिया था और यह कह के मना किया था कि उन आंकड़ों की एनालिसिस। हेलो वसीम जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छी तरह। हेलो हेलो, हाँ विनोद जी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। अरे मैं ही डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी। वसीम जी, मैंने आपकी बात सुनी थी, शरद यादव के बाद से मैं कट गया था। मैं वही शरद जी का ही आपको इंस्टेंस बताता हूँ। जो बात उन लोगों ने तो अपने को जो कहते हैं ना लार्जर देन साइज, जो इतना बड़ा करके आए थे, यही शरद जी हैं। सिर्फ सत्ता के लिए ये लोगों ने लास्ट में आते आते फिर वही आरजेडी के पास गए। अपने 30 साल 35 साल 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर पे मुझे नहीं लगता शरद यादव कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसके साथ वो समझौता न किए होंगे। क्या यही जेपी का आदर्श था? तो मैं इन सब चीजों को बिहार ने देखा है वसीम जी। बिहार ने सारे लोगों के सारे चरित्र को, सारे लोगों को आजमाया है। इसलिए आज की तारीख में जो आपने कहा, स्थिति वही है। संपूर्ण क्रांति के 48 साल के बाद अगर बिहार के एक गरीब और पिछड़े विद्यापति नगर का वो घटना है परिवार का, जिसकी मैं बता रहा था वसीम जी, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे और संवेदना व्यक्त कर रहे थे कि ऐसे परिवार है। और मैं आपको कह सकता हूं कि जात के कारण उनका कहीं भी वो सारे जो फ्लैगशिप स्कीम है उसमें भी उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि वो एक कास्ट विशेष से आते हैं। खैर, इसकी चर्चा तो बाद में। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उस संपूर्ण क्रांति का मतलब एक्साइज को उसकी जो परिकल्पना थी, डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर एन के वैद्या के पास आता हूं कि डॉक्टर साहब, एक साजिश के तहत जेपी के उस सोच को इन लोगों ने कैसे अपने अपने फायदे में, अपने अपने सोच में इसको लाया और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया। क्या जेपी इन सारे जो चालाक और धूर्त नेता थे उस दौर के, उनके लिए उनका वो एक जेपी को उन्होंने एक सीढ़ी के तरह इस्तेमाल किया? और जेपी की वो संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति, जो शिक्षा, संस्कृति, व्यवस्था, सबके लिए जेपी लड़ते रहे और अपनी जान तक उन्होंने दे दी इस लड़ाई में। तो क्या ये जेपी को बिहार ने ठगा नहीं क्या डॉक्टर साहब?
पहले तो विनोद जी नमस्कार सब बंधुओं को, और देर से आने के लिए क्षमा। एक्चुअली आज प्रीलिम्स था यूपीएससी का, और प्रीलिम्स के बाद जो है लगातार बच्चों के फोन आ रहे थे, तनाव ज्यादा हो जाता है, तो मैं समय भूल ही गया था। सॉरी मैं डॉक्टर साहब, मैं आज आपको डिस्टर्ब किया। सॉरी मैं कह रहा हूँ उसके लिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज प्रीलिम्स ही है। वैसे जो आपको बात कहनी है वो तो सारा आप स्क्रॉल कर ही रहे हैं, प्रश्न भी उसी में है, जवाब भी उसी में है। लेकिन अगर आप कहें कि जेपी का दोष था, तो मैं कहूंगा कि समय कहिए। जेपी के पास दृष्टि थी, एक तो उनको मौका नहीं मिला बाकियों में अपनी दृष्टि के साथ बांटने का, क्योंकि उनका किडनी फेलियर और अस्वस्थता और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो जाना। और दूसरा, जब भी कोई आंदोलन होता है तो अवसरवादी लोग हमेशा जुड़ते ही हैं। अगर जेपी रहते, अगर मैं तो ये मान के चलता हूँ, आप कहते हैं कि आजादी के आंदोलन के बाद पहली बार हुआ, मुझे तो आजादी का आंदोलन भी कहीं नजर नहीं आता। भारत छोड़ो मात्र 23 दिन में टाइम फेस हो गया था, इतना बड़ा आंदोलन। तो जेपी ने जो है जो अलग जगाई थी, वो एक समय था जब पूरे देश में जो है वो चेतना जो जगी थी, बहुत बड़े बड़े फैसले किए जा सकते थे उस वक्त। लेकिन ये जितने भी अवसरवादी लोग थे, हाँ एक वो जनसंघ की बात हुई, कोई भी आंदोलन अगर देश में सफल हुआ है आजादी के बाद, तो संघ की भूमिका तो हमेशा ही रही है उसमें। उसके बाद क्या हुआ है, राजनीति हुई है, वो तो पत्रकार लोग बेहतर जाने। मैं तो 40 साल पहले पत्रकारिता छोड़ दिया था, और मुख्य धारा में आप लोग रहते हैं, सोचते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी समस्या अगर समाज की होती है तो उसका समाधान भी समाज के पास ही होता है। लेकिन समाज बचा कहाँ है? समाज की शुरुआत होती है शिक्षा से, और बिहार की शिक्षा का क्या हाल है आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। परिवार का जो लेवल का सोशलाइजेशन है वही गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। आप अच्छे सेमिनार करते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उसके बाद की सोचिए। मैं इस सेमिनार से मुझे नहीं लेना देना, मुझे लेना देना है कि उससे आगे क्या। पिछली बार भी आपने मुद्दा उठाया, मैंने आपसे कहा भी था कि छोटे छोटे समूह बनाएं हम लोग और काम करें। और कहीं अगर मान लीजिए कि मैन पावर आपको जुटानी है, अगर फाइनेंस की दिक्कत है, तो मैं अपने जो भी सक्षम जिस मामले में हूं मैं कर सकता हूं उसको। लेकिन ये खाली अच्छी अच्छी बातें होती हैं, होता कुछ नहीं है। लेकिन तो जो रोजगार, जो गरीब मारे गए, अब ब्राह्मण क्यों कहें, हम अमीर गरीब की बात करिए। अगर आरक्षण ही अमीर गरीब का होना चाहिए था, ये तो कर रहे हैं। पिछली सरकार ने तो देश में जब जनगणना 1/4 काम किया था, 2200 करोड़ खर्च कर दिया था, कुछ असर नहीं हुआ था। और पिछली बार हम इसकी बात कर भी चुके हैं जनगणना की। सीधी सी बात है, जब सत्ता की लोलुपता ही राजनीति रह जाती है, तो उसके और लोग भी राजनीति के अलावा बिहार में लोग शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, पोषण की बात नहीं करते। हाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मैं आपके ही सवाल को लेके डॉक्टर अजीत कुमार झा के पास जाता हूँ। अजीत जी हमारे साथ में बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी एक CNN के भी चैनल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के पल्स को अजीत जी भले ही बिहार में ना रहते हो, लेकिन बहुत करीब से देखते हैं। डॉक्टर साहब अजीत जी, आप उस समय में जब डॉक्टर NK वैद्या जी ने कहा, मैं उसी सवाल को लेके आपके पास आता हूँ। हम लोगों ने पिछली बार सवाल उठाया था कि बिहार के सोनू को आखिर मुख्यमंत्री के पास में आके कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी मुझे एक अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा दो। तो हमारा सवाल डॉक्टर साहब ने उसी सवाल को उठाया था, क्या कि बिहार के सोनू को एक अच्छा स्कूल की जरूरत है, कि बिहार का सोनू किस जात से है ये गणना होना बड़ी जरूरी है। आज मैंने एक सोशल मीडिया पे एक देखा, जो उसका ये था कि डॉक्टर साहब वो अजीत जी वो बता रहा था कि 500 करोड़ खर्च करके बिहार में 50 स्टार्टअप को आप अगर ये लगा दीजिए, पूंजी दीजिए, तो आपको 10 साल में वो 25,000 करोड़ रुपया बना देगा और उसमें हजारों बिहारी नौकरी कर पाएंगे। लेकिन ये 500 करोड़ खर्च करके आप जाति का गणना कर भी लो, उस पर क्या हासिल कर लोगे? तो क्या डॉक्टर अजीत कुमार झा जी, मेरा सवाल ये है कि ये सामाजिक क्रांति के बात जो लोग करते हैं और न्याय की बात करते हैं, तो ये क्या जेपी के
वो जो संपूर्ण क्रांति थी, उस क्रांति की क्या ये बेइज्जती नहीं कर रहे हैं? जिसने समग्र शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन चाहा था, जिसने समग्र व्यवस्था के रूप में परिवर्तन चाहा था, और इसको शपथ लेके ये क्रांति में आने वाले लोग क्या जेपी को ठगा नहीं है क्या, डॉक्टर अजीत कुमार झा? हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं विनोद मिश्र जी। क्रांति जो होता है उसको कहा जाता है कि जब इतिहास एक्सेलरेट करे, मतलब बहुत तेजी से जब इतिहास बदले और हर दिशा में बदले। आपने सही कहा, एजुकेशन जो होता है, इनफैक्ट क्रांति जो होता है हमेशा यूरोप में देखिए तो रेनेसां के साथ आया है, और रेनेसां जब होता है तो आर्ट में चेंजेस आता है, एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके साथ। तो बिहार में हुआ क्या कि सिर्फ पॉलिटिकल चेंज आया, जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस सत्ता से हट गया 1990 के बाद, पहला चीज, और दूसरा एक तरह से एक जाति का जो संतुलन था वो चेंज कर गया। ओबीसी पावर में आ गए और जो अपर कास्ट थे वो पावर से हट गए। पर उसके अलावा जो है जेपी का जो भी कंसेप्शन था, विजन था क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का, वो उसमें कहीं भी 2% भी चेंज नहीं आया। न इनफैक्ट मैं तो कहूंगा डिक्लाइन आ गया। एक जमाने में जो साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, रांची मेडिकल कॉलेज का जो स्टैंडर्ड्स था वो आज नहीं रहा, वो सारा डिक्लाइन कर गया। उसका ऑफ कोर्स एक कारण ये भी है कि बिहार का एक बहुत बड़ा एलिट जो है, या बिहार के बच्चे वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए, बिहार से बाहर, देश से बाहर। पर उसका दूसरा कारण ये है कि एजुकेशन में कुछ सीरियस इन्वेस्टमेंट बिहार के किसी ने सरकार ने किया ही नहीं, चाहे वो लालू जी का सरकार हो, चाहे नीतीश जी का सरकार हो। हेल्थ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। 2-4 नए मेडिकल कॉलेजेस, पावापुरी में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया होगा, या कहीं और मान लीजिए कहने के लिए एम्स खुल गया होगा। बट जो एक होना चाहिए कि भाई गांव तक जो अस्पताल जो है वो पहुंचे। मुझे आज भी याद है 1999 में मैं लालू जी के साथ मधेपुरा में घूम रहा था, तो रात में जितने लोग लालू जी से मिलने आ रहे थे एक ही कहानी कह रहे थे कि पहले यहाँ पर एक डॉक्टर होता था, एक अस्पताल होता था, यहाँ पे नर्स होती थी, अब कुछ नहीं है। तो ये चीज जो है बिहार में कि कोई और फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे कल्चर हो, कोई आर्टिस्ट हो, जो बाबा नागार्जुन टाइप राइटर्स हो, किसी भी फील्ड में कोई चेंज आया ही नहीं, सब छूट गया। एक राजनीति में थोड़ा सा चेंज आया, और बहुत अच्छा बाकी स्पीकर्स ने जो कहा कि जो पॉलिटिशियंस आए वो सत्ता से इस तरह से चिपक गए और इतने अपॉर्चुनिस्ट हो गए कि वो पूरे आंदोलन को ही का खात्मा कर दिए। तो बहुत अच्छा। अब बात ये किया जाए कि अगले 50 साल में किधर बिहार जाए और कैसे जाए। जेपी का आंदोलन यदि एग्जॉस्ट हो गया है तो क्या एक नया क्लास ऑफ यंगस्टर्स आए जो एक नया विजन दें, जेपी का भी विजन दे, और आपने जो कहा एक मॉडर्न बिहार का कंसेप्शन हो, जिसमें कि स्टार्टअप्स हो, जिसमें कि परफॉर्मेंस हो, जिसमें बिहार सबसे अंतिम स्टेट 35 स्टेट में ना हो पर नंबर 1 स्टेट की तरफ मूव करे, जहां पर कि जो बिहारी डायस्पोरा जो विदेश में रहते हैं या बिहार से बाहर रहते हैं उनके साथ मिलके एक मॉडर्न बिहार, एक न्यू रिपब्लिक ऑफ बिहार का कंस्ट्रक्शन हो। जब तक ये नहीं होगा और कम्युनलिज्म से दूर, कास्टिज्म से दूर, और जो है पॉलिटिकल सत्ता जो गल गया है, जो सड़ गया है, उससे दूर एक साफ सुथरा नया बिहार का कंसेप्शन जब तक नहीं दिया जाएगा, बहुत बढ़िया, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब अजीत जी, मुझे तो लगता है मैं ये कह रहा था अजीत जी, जो आप जब कभी मैं ये एक बड़े नाम लिए डॉक्टर साहब ने, जी 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 ढंग का नहीं पैदा करता। अंतिम पॉइंट नरेश जी कि फोकस होना चाहिए ऑन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार, ऑन द एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार। आज बिहार का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट
3% के नीचे है, और बगल में मध्य प्रदेश जो कि बीमारू स्टेट था, वहां पर डबल डिजिट एग्रीकल्चरल ग्रोथ लगातार जी। तो हाँ, तो इनफैक्ट लास्ट 15 इयर्स, तो यदि हम उसको पंजाब के तरह या मान लीजिए मध्य प्रदेश के तरह या गुजरात के तरह एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, जो कि मान लीजिए टाटाज ने जमशेदपुर के क्रिएशन में करीब करीब 125 साल पहले किया, तो वो जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक एक मॉडर्न बिहार बनाना, और जब तक अर्बनाइजेशन रेट, आज बिहार का अर्बनाइजेशन रेट सेंसस के अनुसार 11% है, मतलब बिहार इज स्टिल ए सेमी अर्बन सेमी इंडस्ट्रियल स्टेट, सबसे बैकवर्ड स्टेट है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास फिर आता हूँ, अजीत जी मैं आपके पास फिर आता हूँ, मैं अभय जी के पास जाऊंगा क्योंकि अभय जी का नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो जहाँ बैठे हुए हैं। और अभय सिन्हा जी के बारे में डॉक्टर साहब मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ईमानदारी से अभय सिन्हा हम लोगों के बीच में एक वही पर्सन है जो जेपी को आज भी जेपी से परिचय कराने में बिहार और बिहार से बाहर अपनी संस्था से लोगों के बीच जाते हैं, जेपी पर सेमिनार कराते हैं। जेपी के उस संपूर्ण क्रांति का जो इतिहास है, उसका जो दर्शन है, उससे लोगों को परिचय कराने के लिए अभय सिन्हा आज भी तत्पर है। नया बिहार बनाने की कोशिश में अभय सिन्हा जी जेपी के उस तस्वीर को आज भी सामने रख रहे हैं। मैं अभय जी को सैल्यूट करते हुए उनसे जेपी के इस चीज के बारे में पूछूंगा कि अभय जी, जेपी जब कहते थे यह संघर्ष केवल सीमित उद्देश्य के लिए नहीं है, वो कहते थे कि भारतीय लोकतंत्र को रियल यानी वास्तविक और सुदृढ़ बनाना है, जनता का सच्चा राज कायम करना है, समाज से अन्याय, शोषण आदि का अंत करना एवं नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्रांति करना, यही बिहार की संपूर्ण क्रांति है। इस संपूर्ण क्रांति में से एक भी थ्रेड आप बिहार में पा सके हैं अभय जी? बिल्कुल सही कहा आपने, जो जयप्रकाश जी ने कहा। और सबसे पहले याद कीजिए उस दौर को जब उन्होंने लोक समिति की बात कही थी, पीपुल्स कमेटी बनाई थी, गांव-गांव जनता सरकार की बात की थी, उन्होंने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का निर्माण किया था। इसलिए निर्माण किया था कि छात्र युवा गांव में जाएं, वहां की परिस्थितियों को देखें। और एक समय ऐसा दौर आया, ऐसा नहीं है कि कुछ आंदोलन सफल हुए। बोध गया का मठ आंदोलन में काफी सफलता पाई, और ऐसा नहीं है। उनकी जो स्थिति, वर्तमान स्थिति है, जो बिहार की स्थिति है, बिहार में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। मुझको जैसा लगता है कि वीर कुंवर सिंह से लेके तमाम ऐसे महापुरुष, विद्यापति और चंद्रगुप्त चाणक्य ऐसे महाविद्वान हुए। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो आजादी के बाद 1947 के बाद जो आंदोलन हुआ, जैसे हमारे कुछ मित्र कह रहे थे, 1942 का आंदोलन में मुझको जहां तक याद है, मैं उस समय नहीं था, मैं बहुत छोटा था संपूर्ण क्रांति आंदोलन समय में, लेकिन मैंने जो पढ़ा है 1942 के आंदोलन में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, उस समय तमाम सोशलिस्ट नेता, जो क्रांति के नेता, जो आज विस्मृत के हैं, उनको लोग याद नहीं कर रहे हैं। में सूरज प्रकाश पलायन से के क्रांति की पैदा, अगस्त क्रांति नायक बन जाते। अभय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, आपका नेटवर्क। अभय जी का शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मैं वासिम जी के पास जाता हूँ। वासिम जी, बिहार और यूपी की आप अगर सियासत देखें तो लगभग एक जैसा ही रहा है। जाति आधारित सियासत को लेके ही बिहार और यह यूपी हो, पिछले 30-40 साल से जो उसके केंद्र में जो है वो जाति व्यवस्था ही है, जिसको अगर आप एक कह सकते हैं इलेक्शन स्ट्रेटेजी में उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया गया है। लेकिन जो भी नाम दिया गया हो, ये सत्ता पे काबिज रहने का एक शॉर्टकट मेथड है, उसमें अब कोई आदर्श नहीं है, कहीं भी कोई आदर्श नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर उत्तर प्रदेश की और बिहार की तुलना करते हैं वासिम जी, तो उत्तर प्रदेश आज की तारीख में अपने को बीमारू राज्य का दर्जा से अपने को अलग जरूर कर दिया है। यूपी का विकास जमीन पे कम से कम दिख रहा है। सामाजिक स्तर पे भले ही यूपी में बहुत कुछ परिवर्तन ना आया हो,
आर्थिक रूप से आप यूपी की एक चमक तो देखते हैं, इस राजनीति में इतना तो यूपी को मिला है लेकिन बिहार ने जितना खोया है उसके मुकाबले में बहुत कम पाया है। तो क्या सामाजिक रूप से बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा है? आप क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? जो अजीत जी बता रहे थे कि हम सिर्फ पॉलिटिकली इंक्लाइंड हुए हैं, उसमें परिवर्तन लाए हैं, व्यवहारिक रूप में, समाज के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आप किस रूप में देखते हैं वासिल जी? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है और सभी लोगों ने जो चिंता जताई है मूल मुद्दों को लेके कि उस पर कोई काम नहीं हुआ। संपूर्ण क्रांति के जो मूल सिद्धांत थे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भाईचारा, ये सारे इश्यूज कहीं न कहीं खो गए और वो उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना, जोड़ तोड़ करके सत्ता हथियाना, सत्ता के लिए सब कुछ करना, यही मूल सिद्धांत बन गया लगभग सभी राजनीतिक दलों का, जो लोग भी गैर कांग्रेसवाद का नारा देके सत्ता में आए थे और संपूर्ण क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। हम शिक्षा के एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना चाहते हैं। आप सबने देखा होगा अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है। क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है और हायर एजुकेशन से ही हम शुरुआत करते हैं। जो रिजल्ट आया है उसमें बिहार के बच्चे जो दिल्ली में आके पढ़ते हैं, जो दूसरे राज्यों में जाके पढ़ते हैं, वही क्रैक करते हैं सारे ऑल इंडिया जो एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो नौकरियों का। लेकिन बिहार में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेज हैं, वे इस लायक नहीं है कि वहां से बच्चे अपना करियर बना सके। पिछले दिनों तमाम विश्वविद्यालयों के को लेके पूरा नेशनल डिबेट हुआ, हम सब ने देखा। लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखेंगे तो 685 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं सिविल सर्विसेज में, उसमें अगर हम ब्रेकअप दें आपको तो जामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उससे 93 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें सभी धर्मों के बच्चे हैं, सभी बिरादरी के बच्चे हैं, खाली मुसलमान नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 33 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 22 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से 53 बच्चे सेलेक्ट हुए। और इसके मुकाबले जो बनारस में BHU है उससे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपी और बिहार और बाकी राज्यों में जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं वहां के टीचर्स में प्रतिभा की कमी है या वहां पढ़ने वाले बच्चों में प्रतिभा की कमी है, लेकिन कमी मुझे जो दिखाई दे रहा है वह प्रायोरिटीज की है, वो कन्विक्शन की है, वो फोकस्ड है कि नहीं, आखिर वो बनना क्या चाह रहे, करना क्या चाह रहे। हम सबको याद है कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के सेक्टर में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये बात सच है। और एग्री सेक्टर में जो मध्य प्रदेश का ग्रोथ रहा है ऑल इंडिया लेवल पर, वो नंबर 1 रहा है। और इसको लेके राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी कई बार उनको सम्मानित किया और मौजूदा सरकार के अलग अलग जो नीति निर्धारक एजेंसियां हैं उन्होंने भी माना है कि एग्री सेक्टर में मध्य प्रदेश की सरकार ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। लेकिन एजुकेशन में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश का? आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में प्रोफेसर्स की हत्या हो जाती है छात्र प्रदर्शन के आड़ में, कैंपस के अंदर घुस के मार दिया गया। और किन लोगों की सरकार थी और मारने वाले किस संगठन के लोग थे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई नहीं हुई। आप किस तरह की शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं? अगर कैंपस में डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर कैंपस में टीचर्स को उनका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो वे किस तरह का एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ? दिल्ली में भी लॉलेसनेस है, हम नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत आइडियल स्थिति है, लेकिन दिल्ली में जो बच्चे पढ़ने आते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम पिछड़े इलाकों से, वो फोकस्ड होके आते हैं, उनका टारगेट फिक्स होता है।
कि मुझे ये बनना है, मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा है, हम उस काम को करके ही वापस जाएं। वह जो कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, हमारे इन राज्यों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले न तो स्टूडेंट्स में दिखाई दे रहा, न वहां पढ़ाने वाले टीचर्स में दिखाई दे रहा। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एम्बिशंस, कास्ट लाइन पर, कम्युनल लाइन पर डिवीजन वहां के कैंपस में दिखाई दे रहा है। वहां की सरकारें उनको पैट्रनाइज करती हैं। एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, गवर्नेंस कहीं से ना तो एजेंडा में है ना फोकस में। एक तो ये बात। दूसरा, मैं फिर वापस आना चाहता हूं कि आखिर जेपी का जो सपना था बिहार के लोगों ने पूरा क्यों नहीं किया, और बिहार उत्तर प्रदेश से पिछड़ा क्यों? क्योंकि लगभग बिहार और उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, सामाजिक लगभग समानता है। सारी चीजें समान है, लोग भी एक तरह के हैं, रोटी बेटी का रिश्ता भी है, भाषा की भी समानता है, जीवन शैली एक है। लेकिन बिहार क्यों पीछे जा रहा है और उत्तर प्रदेश उतना पीछे क्यों नहीं गया? उसका एक ही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग राजनीति में आए वो कहीं न कहीं लोक लाज के दबाव में उतना खुले तरीके से, उतना विभत्स तरीके से, उतना नंगा नाच जाति का उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए जितना बिहार में खुलेआम करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्राइम मिनिस्टर हुए, ये सच है, लेकिन बिहार से भी तमाम महत्वपूर्ण पदों पर नेता रहे हैं, राष्ट्रपति से लेके और तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय देश का बिहार के लोगों के पास रहा। लेकिन बिहार के लोग जाति की बात करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश के नेता भी जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन वे खुले तौर पर उसको जस्टिफाई नहीं करते। मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं, पता नहीं कितना मुनासिब होगा। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में वही राजनीति करते थे जो बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का। लेकिन मुलायम की कार्यशैली क्या थी? मुलायम जब यादव वर्ग का सम्मेलन होता था या कोई जातीय सम्मेलन होता था तो उसमें मुख्य अतिथि बन के नहीं जाते थे, जबकि पीछे से सारा आयोजन मुलायम सिंह यादव का होता। वो कहते थे सार्वजनिक तौर पर कि मैं जातीय सम्मेलनों में नहीं जाऊंगा, मैं समाजवादी हूं, मैं लोहिया का मानने वाला हूं। और दूसरे दिन वही डेलीगेट, वही वॉलंटियर्स जब पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन का बैनर लगाते थे या सर्व समाज का बैनर लगाते थे तो मुलायम सिंह उन्हीं लोगों को संबोधित करने जाते थे। तो ये फर्क था, आंखों में शर्म थी कि हम जात की राजनीति, धर्म की राजनीति खुले तौर पर नहीं करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना था, उत्तर प्रदेश का जो एक हेरिटेज था, वह उनको मजबूर करता था कि आप खुले तौर पर जाति और धर्म की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश देश को रिप्रेजेंट करता है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देता है, और उत्तर प्रदेश ही एक तरह से कहें तो तमाम दुनिया के देशों से बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन में भी और ज्योग्राफी में भी। वासी जी, मैं आपका इसका फायदा ये हुआ, शिक्षा के भी, काशी, मथुरा, अयोध्या, विनोद जी मैं खत्म कर रहा हूँ, तीनों विवादित मामले उत्तर प्रदेश में रहे। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का विकास बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर रहा, क्योंकि लोगों के सामने एक दबाव था, एक पर्दा था। और दूसरा, सूर, कबीर, तुलसी, रसखान, राम रहीम वो भी हुए उत्तर प्रदेश में। हम नहीं कह रहे हैं कि बिहार कल्चरली रिच नहीं रहा, बिहार का कोई इतिहास नहीं रहा, लेकिन बिहार के लोगों ने पहले दिन से अपने को जाति सूचक शब्दों में संबोधित करना, अपने को अपना प्राउड समझा, अपना प्राइड समझा। हम एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करते हैं। हम लोग लखनऊ से गए थे, रांची से एक अंग्रेजी का अखबार निकाले। अंग्रेजी वो अखबार के जो मालिक थे वो कायस्थ समाज के थे, उसमें काम करने वाले ज्यादातर पंडित थे, लड़के मैथिल ब्राह्मण थे, क्योंकि अंग्रेजी उन्हीं को आती थी, आने तो एंग्लो इंडियंस को आती थी। और हम दो लोग जो लखनऊ से गए थे
उसमें एक एंग्लो इंडियन थे जो हमारे एडिटर थे और मैं नंबर 2 पर था वहां। जब हम लोग रात में जाते थे वहां कैंटीन में खाना खाने, तो वहां जो काम करने वाले लोग थे, मीडिया सेक्टर की बात बता रहे, वो लोग मेरा पूरा नाम पूछते थे, आपका पूरा नाम क्या है। अगर हम पूरा नाम बताते थे तो साथ में ये पूछते थे कि आप ये एंग्लो इंडियन के साथ कैसे गेस्ट हाउस में रुके हैं। ये स्थिति थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आज वे लोग बड़े गर्व से कहते हैं। अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, हमने देखा सोशल मीडिया पर, बिहार के भूमिहार समाज के लोगों ने उस लिस्ट में भी भूमिहार खोज के एक अलग लिस्ट बनाई कि हम भूमिहार ब्राह्मणों ने इतने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। तो जहां समाज इतने जाति उपजाति धर्म उपधर्म में विभाजित है और उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस राज्य का भला कौन कर सकता है? जेपी जैसे वासिन जी मैं उसका भला नहीं हो सकता। वासिन जी, मैं आप ही के बात को लेके मैं वैद साहब के पास इसलिए आता हूँ कि हम लोग तो सिर्फ बिहार से हैं, लेकिन जितना बिहार को डॉक्टर एन के वैद्या जानते हैं उतना मैं भी नहीं जानता हूँ। ये कम से कम साल में इनके साथ सामने में तो कम से कम 400-500 बच्चे तो जरूर होते हैं अलग अलग बैच में। और पटना में भी डॉक्टर एन के वैद्या काफी दिन रहे और उन्होंने देखा है कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या होता है कि वही बिहारी जब तक वो बिहार में होता है तब तक वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन बिहार से जैसे ही वो ट्रेन पकड़ के या जैसे जो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो दिल्ली आता है, उसके बाद वो उसमें अचानक प्रतिभा जाग जाती है। तो ये बिहार के साथ में आप क्या मानते हैं कि वो उसके साथ माइग्रेशन होने से ही बिहार में किस्मत चमकती है और बिहार में जब तक होए तब तक उसकी प्रतिभा कुंद रहती है? ऐसा क्या है बिहार में, वो बीमारी क्या है जो संपूर्ण क्रांति भी ठीक नहीं कर पाई? ये परंपरा नहीं है बिहार की। आप 84, 5, 6, 7, 8, 9 देखें तो सिर्फ पटना से कम 30 बच्चे पास होते थे। आमिर सुबहानी ने वहीं रह के टॉप किया था 87 में। तो उसके बाद जो पलायन हुआ है, तो जो शिक्षा का स्तर है और शिक्षकों का जो पलायन हुआ उसके बाद हुआ। और सोच तो बिल्कुल बदली नहीं। तब भी ऐसा ही था कि बिटिया पैदा हुई तो चलो पटना में 2 कट्ठा जमीन खरीद के रख लो, शादी में काम आएगी उसकी। आज भी वही सोच है। तो एक तो ये रहा। और दूसरा, मेरे को अचानक याद आ गई, एक इमरजेंसी के टाइम पे जेपी के आंदोलन के आसपास ही कविता एक लिखी थी भ्रष्टाचार पे। बिहार पे ज़्यादा लागू होती है लेकिन पूरे देश में लागू होती है। थोड़ी कड़वी है तो इसलिए बर्दाश्त किया जाए। ये मेरा देश है जहां देश के ठेकेदार गाँव की हरियाली को आवारा लावारिस शहरी कुत्तों के सुपुर्द कर आराम की नींद सोते हैं और देश के रहनुमा कागजी डॉलरों, नंगी तस्वीरों और सोमरस के बोझ तले दबे एक ही रट लगाए रहते हैं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये मेरा देश है जहां दिन के सो जाने पर एक और दिन जागता है। चरस से लेकर टिंचर जिंजर और स्वदेशी बदन से लेकर विदेशी सुइयों तक के हाथ लगते हैं। दिन के उजाले में टेलीफोन की तारें गीत से यार देश का बोझ अपने कंधों पर ढो लेते हैं। मेरे देश में उल्लू का नाम मुफ्त में बदनाम है। 2 पैरे और सुनाऊंगा, लंबी बहुत है। ये मेरा देश है जहां 12 कैरेट के जवान और ISI मार्क लगी लड़कियां ढलते बदन और उघड़ते पेट कंधे से कंधा मिलाकर चलते अपने पैदाइशी लिबास में लौट आते हैं। आदम और हव्वा का किस्सा इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। फिर 5-6 पैरा छोड़ के लास्ट में है, ये मेरा देश है जहाँ का बचपन मरेस्मस और क्वाशोरकोर जैसी बीमारियों से सुसज्जित और जवानी कुष्ठ रोगों विभिन्न गुप्त रोगों से अलंकृत है। चोरी, धोखाधड़ी, बेगारी, बलात्कार, हत्याओं से भरे मेरे इस देश के हर शहर की, हर मकान की, हर दीवार की, हर ईंट पर लिखा है, देश का भविष्य आपके हाथ में है। मेरा देश बहुत महान है। डॉक्टर, क्या ये आपने 1974 में लिखी थी क्या? जी। वाह। आज भी तो आपको अभी आज लागू हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है कि बदला व्यवस्था के साथ में कुछ बदलाव ऐसा समाज में दिखा हो या ना दिखा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर साहब इतना तो हुआ है कि देश ने तरक्की तो की है, देश ने बहुत तरक्की की है डॉक्टर साहब। लेकिन तरक्की के साथ में समाज में
जो अंतिम व्यक्ति जो दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे चीजें पहुंच रही है, इसके लिए राज्य सरकारें किस तरह से ईमानदारी दिखा रही है या सत्ता के घोलमेल कर रही है, इसी बात को लेकर मेरा लास्ट सवाल अजीत जी से है। अजीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। अजीत जी, मेरा बस ये अब आखिरी दौर है इस पे, अब हमारे पास समय भी कम है और बहुत देर हम लोगों ने आप लोगों का समय लिया है आज के दिन। और मेरा सबसे आपसे निवेदन ये है बिहार के बारे में कि अगर मैं देखता हूँ, मेरे एक अभी अभी एक रजनीश ठाकुर जी है, मैं उनकी वेदना आपको सुनाना चाहता हूँ अजीत जी, कि वो लिखते हैं, आज मैं देखा उनका तो मुझे ये लगा कि शायद उनकी बात को करना चाहिए हमें। उन्होंने आज जो समस्तीपुर में हुआ है अजीत जी, उसके बारे में अपनी वेदना उन्होंने ये व्यक्त की है और वो कह रहे हैं कि ये क्या है कि आजादी के 75वां साल हम मना रहे हैं, अमृत आजादी के अमृत महोत्सव भी देश में मनाया जा रहा है और संपूर्ण क्रांति का आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों में 50 साल होगा उसका भी। और इस तरह के बिहार में जो सत्ता बदली, परिवर्तन आया, जेपी के उस सामाजिक परिवर्तन की बात में कहाँ ये भेदभाव इस तरह से सामने में दिखने लगे कि अगर कोने में दुबकता हुआ आदमी अगर एक समाज से मदद के गुहार कर रहा हो, वो चित्कार रहा हो कि समाज के मुख्य धारा में उसकी भी नजर पड़े, तो शायद वो भी इस जातीय कलंक के में इस तरह से दबा हुआ है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। और ये व्यवस्था की बात क्या शायद जेपी ने कभी सोची होगी उस बिहार में जो एक क्रांति के रूप में बिहार सबसे आगे रहा है। जो बात वासिम जी कह रहे थे कि बिहार और यूपी का फर्क दिखा रहे थे, उसमें क्या ये बिहार का समाज इतना निर्लज्ज हो गया है क्या अजीत जी? पहले तो मैं एक चीज वासिम जी से मतलब डिसएग्री करूंगा। मैं सर, उत्तर प्रदेश को काफी नजदीकी से देखा हूं, आज भी उसको स्टडी कर रहा हूं। ये बात सही नहीं है कि यूपी बिहार से बहुत आगे है। ईस्टर्न यूपी, पूरे ईस्टर्न यूपी बिहार से पीछे है आज भी। पर कैपिटा इनकम ईस्टर्न यूपी का वेस्टर्न यूपी का आधा है। अब ये अलग बात है कि नया सरकार आके दोबारा फोकस दे रहा है ईस्टर्न यूपी में। उसी तरह मैं आर्ग्यू करूंगा कि बिहार जो है, जो नॉर्दर्न बिहार है, मिथिलांचल और पूर्वांचल, ये जो है उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो पटना और जो वो इलाका है पटना के अगल बगल उसका 1/3 है। क्योंकि पटना और ये जो इलाका है पटना के अगल बगल जो अर्बन इलाका है वो काफी डेवलप्ड है। और जो नॉर्दर्न बिहार है, जो कमला बलान, कोसी और पूर्णिया के आसपास जो इलाका है वो काफी बैकवर्ड है। तो मैं कहूंगा जिस तरह से यूपी में फोकस हो रहा है नए एडमिनिस्ट्रेशन का ईस्टर्न यूपी में, उसी तरह बिहार का फोकस होना चाहिए ऑन दोज रेड डिस्ट्रिक्ट। यदि आप वर्ल्ड बैंक का नक्शा लें बिहार का तो लाल में मार्क है सारा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ का। वो इतना पर कैपिटा उनका उसका लोएस्ट है और सारा माइग्रेंट लेबरर जो पूरे इंडिया में और मिडिल ईस्ट में और विदेश में जाता है वो बेसिकली इसी इलाके से सबसे ज्यादा जाता है। और 2020 में जो रिवर्स माइग्रेशन हमने देखा वो ज्यादातर लेबरर उसी इलाके में जा रहा था, दरभंगा हो या मधुबनी, समस्तीपुर, जहां पर इसके बारे में आज चर्चा बन रहा है, या तो उधर नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो बिहार का है वो भी काफी बैकवर्ड है। तो एक तो ये पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि लास्ट 10 इयर्स में बिहार का जो ग्रोथ रेट है, बाकी इंडिकेटर्स नहीं बट ग्रोथ रेट यूपी से आगे है। यूपी का ग्रोथ रेट 6-6.5% है, बिहार का 10% है। तो ये कहना कि यूपी बहुत आगे है, यूपी का एडवांटेज है कि दिल्ली के बगल में है, मेरठ में डेवलपमेंट होता है, नोएडा में डेवलपमेंट होता है, तो कहा जाता है यूपी का डेवलपमेंट वो है दिल्ली का डेवलपमेंट। तो ये कहना कि यूपी बहुत आगे है बिहार से, बीमारू स्टेट में ये 6 स्टेट हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे जो हैं करीब करीब बराबरी पर हैं। बट एनीवे ये पॉइंट्स, इसे मैं आगे जाना चाहता हूं। बिहार को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहला चीज
एक नया जेपी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये बिहार को डेवलप नहीं कर पाएगा। उसका एक सर्टेन लिमिट है, चाहे जाति कहें, चाहे पावर का राजनीति कहें, चाहे कम्युनल पॉलिटिक्स कहें, चाहे कुछ भी कहें, बट एक नया आयाम चाहिए, एक नया विजन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी सरकार मौजूदा आज हो या फ्यूचर में हो, उसका पहला डिमांड होना चाहिए 25% ऑफ द बजट मस्ट बी एलोकेटेड टू एजुकेशन। आप कहेंगे ये पॉसिबल है? अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो पहला काम उन्होंने वही किया। चाहे आप अरविंद केजरीवाल से आप चाहे उनके सपोर्टर हो, चाहे आप अपोज करें, पर ये एक फंडामेंटल चेंज हुआ। दिल्ली का स्कूल जो है आज वो नहीं है जो पहले था। इसका कारण था कि बजट का 25% एजुकेशन पर खर्च किया गया, और बिहार जो है वो दिल्ली से बहुत बैकवर्ड है एजुकेशन में। तो स्पेशल फोकस होना चाहिए एजुकेशन पर, नंबर 1। और नंबर टू प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ। हेल्थ का जो पर कैपिटा आप लीजिए, हॉस्पिटल टू पॉपुलेशन, डॉक्टर टू पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब ये आज हमारे पास, डॉक्टर साहब हम लोग 1 घंटा पूरा कर चुके हैं। और 2 पॉइंट और, एग्रीकल्चर शुड बी द फोकस एंड वीमेन शुड बी द फोकस। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉटम। जब तक हम ये ना करेंगे और जब तक एक नया एजेंडा लाके एक नया जेपी टाइप आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो डॉक्टर मैं अब बहुत बढ़िया आपने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन बिहार के लिए जरूरी है। आपकी बात में, जैसे आपने वासिम जी के साथ एक अपना डिसएग्री दिखाया था उन सब चीजों को लेके, मैं भी एक चीज को लेके आपसे डिसएग्री रखता हूं, और वो ये है कि जब आपने अरविंद केजरीवाल के और दिल्ली की बात कही, तो डॉक्टर साहब ये अजीत जी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, ये एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जिसमें स्टेट को करने के लिए बहुत ही कुछ करना है। उसमें सारे काम जो है केंद्र के ही जिम्मे आता है। अरविंद केजरीवाल के सामने में बहुत ही कम चुनौती है, जिसको लेके इतनी सियासत ज्यादा है, काम कम है, जितना मेरा अनुभव है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं बहस से अलग, कि सरकारें कुछ नहीं करती है, चाहे वो कहीं की भी ये सरकार को हो, समाज करता है। आज हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब मैं मिथिलांचल से हूँ और मैं जब वहां के लोगों से गाहे बगाहे मैं संपर्क में उतना नहीं रह पाता हूँ गांव से, या मैं जुड़ पाता हूँ, लेकिन अजीत जी अगर आप गांव जाते होंगे तो एक एक भोज में वहां 10 लाख से 15 लाख रुपया आज की तारीख में लोग खर्च कर रहे हैं। आज कल मुझे किसी के यहाँ उपनयन था, संस्कार वैद साहब जो हमारे यहाँ जनेऊ का होता था, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ दर्द ये है कि अब लोगों को जो 50,000 1 लाख में उपनयन का संस्कार होता था पूरा, उनको अब 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कि इतने लोगों ने अपने को ये बढ़ा लिया है एक फैशन और शो में, कि अब आप छोटे से कार्यक्रम में आप देखें कि वहां इतने शोषेबाजी है समाज का, कि लोग जो गरीब आदमी है उसमें वो दब के मर जा रहा है कि वो फॉर्मेलिटी कैसे करे। एक वैदिक रिवाज है, जो एक संस्कार वो दिलाना है बच्चों को, इसमें एक मामूली सी एक बात होती है। और इसके लिए आडंबर ये है कि शहर के लोग जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस समाज पे, और वो समाज में जाते हैं तो इतना पैसा पंप करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, जो समाज के वो एक आदर्श बन जाते हैं, और उनको लगता है कि ये समाज को मॉडल दे रहे हैं। और उनके मॉडल में आज अगर समस्तीपुर का विद्यापति नगर का एक ब्राह्मण परिवार दब के मर जाता है, तो ऐसे पंडितों को, ऐसे लोगों को जो अप्रवासी भारत बिहारी कहलाते हैं और समाज में जाके वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो उनको डूब मरना चाहिए, उनको शर्म करनी चाहिए कि उसी समाज में वो जो गरीब है उनके लिए वो आदर्श कतई नहीं बन सकते हैं। अगर उनको आदर्श दिखाने हैं तो समाज के साथ जुड़े, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे, और ऐसे परिवारों को वो एक तरह से गोद ले सकते हैं। अगर वो एक छोटे मोटे समाज में काम करने में 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो एक बच्चे के एजुकेशन को लेके अगर वो गोद ले उस बच्चे को, उसके एक ऑनरशिप ले उसके परिवार को, तो एक जनरेशन खड़ा कर सकता है, एक खड़ा हो सकता है। जो बात डॉक्टर अजीत कुमार झा कह रहे थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, और जिसमें अप्रवासी बिहारी कर सकते हैं। मैं इसी निवेदन के साथ आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुभकामना के साथ आज के इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूं। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए इशू के साथ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।